हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। हम कर रहे थे बेटा मोल कंसेप्ट जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर भी हम उसके न्यूमेरिकल के एक वीडियो बना के डालेंगे, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद आएगी वो वीडियो। उसके बाद हमारा मोल कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या नाम है बेटा? परसेंटेज कंपोजिशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये कह रहा है परसेंटेज कंपोजिशन के में रिक्वायरमेंट क्यों हुई, तो ये क्या कह रहा है, जब हमने मोल कंसेप्ट को पढ़ा था, मोल कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स का पता चल गया, कुछ वॉल्यूम का पता चल गया, एंटिटीज जिनको हम बोलते हैं यानी कि कितने पार्टिकल्स हैं ये हमें पता चल गया था, कितने ग्राम में कितने पार्टिकल्स होते हैं। इन सब का पता लगने के बाद एक नया चीज जानने की इच्छुक हुई। क्या नई चीज? नई चीज ये थी, मान लेते हैं आपके पास कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर। जो वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर, तो ये कह रहा है उन एलिमेंट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या गया, उनकी परसेंटेज हमें पता होनी चाहिए। एक कंपाउंड है, मान लेते हैं मैंने और कुछ एग्जांपल नहीं, H2O ही ले लिया, इसमें हाइड्रोजन की कितनी परसेंट है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंट है, तो इसलिए ये हमें पता करना जरूरी हो गया। तो इसको पता हम कैसे करेंगे, परसेंटेज। लेकिन ये कौन सी परसेंट है बेटा? परसेंटेज बहुत सारी होती है, यहां पे हम मास परसेंटेज की बात करेंगे। कौन सी परसेंटेज की? कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की कितनी मास परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है, ये हमें पता करना है। तो ये जानना जरूरी हो गया था। अब आप कैसे पता करोगे इन एलिमेंट्स की परसेंटेज को, कैसे हम जानेंगे? तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड का सैंपल दिया हुआ हो, उस सैंपल के अंदर हमें यह पता करना हो कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उनकी कितनी परसेंटेज कंपोजिशन प्रेजेंट है, कितना हमारे पास। और इससे हम एक और पता लगा सकते हैं, अगर हमारे पास उस सैंपल के अंदर पता चल गया भी कौन से एलिमेंट और कितनी परसेंट में प्रेजेंट है, तो इससे हम परसेंटेज प्योरिटी भी पता कर सकते हैं। किसी भी कंपाउंड की हम क्या पता कर सकते हैं? परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि आपका जो सैंपल है वो प्योर है या इम्प्योर है, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिएगा, जब हमने मोल कंसेप्ट से नंबर ऑफ पार्टिकल का पता कर लिया, तो फिर हमारे मन में क्या आया कि हमें कोई भी सैंपल, कोई भी कंपाउंड प्रेजेंट हो, उसमें अलग अलग एलिमेंट है, उन एलिमेंट की अगर हमें मास परसेंटेज या परसेंटेज पता करना हो तो वो कैसे करेंगे। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट है, उनकी परसेंटेज पता करें। इस परसेंटेज का पता करने से हमें परसेंटेज प्योरिटी का पता चलता है। किसका पता चलता है? परसेंटेज प्योरिटी, यानी कि आपका जो सैंपल है वो कितना प्योर है और उसके अंदर इंप्योरिटीज कितनी है, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी, तो ये हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ फायदे थे जिससे हम पता कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए, मास परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, कोई कंपाउंड दिया हुआ हो तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं बेटा, मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है मास परसेंटेज का? मास परसेंटेज हमें पता करनी है। वैसे तो फॉर्मूले तो आपको इजी हैं, लेकिन मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी कंपाउंड गिवन हो, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैंने H2O ही लिया। क्या ले लिया बेटा? H2O ले लिया, और मैं कह दूं इसमें हाइड्रोजन की कितनी मास परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी मास परसेंटेज है, ये पता करना है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, फिर बताऊंगा ऐसा क्या है, ये क्या कुछ है। सबसे पहले हाइड्रोजन का मास कितना है? 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2, प्लस में ऑक्सीजन का कितना है? 16, दोनों को मिला के कितना है? यानी कि ये आपके पास वाटर जो है वो 18 ग्राम, 18 ग्राम जो वाटर है आपके पास, इसके अंदर अब यानी कि इस वाटर के अंदर हाइड्रोजन की कितनी मास परसेंट है और ऑक्सीजन की कितनी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लेते हैं मुझे मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेटा। क्या करोगे? हाइड्रोजन का वेट आप ऊपर ले लोगे, डिवाइड में क्या करोगे? टोटल वेट, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं बेटा? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर रख रहा हूं
हाइड्रोजन का कितना वेट है 2 ग्राम, डिवाइड में टोटल वेट कितना है 18 और मल्टीप्लाई कितने से कर दिया 100 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। जब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 11.18%। कितना आ गया 11.18%। इसी तरीके से एक बार और सुनिएगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और बताइए कैसे निकलेगी। बहुत ही सिंपल है, ऊपर ऑक्सीजन का वेट डिवाइड में क्या करना है टोटल वेट और मल्टीप्लाई कितने से करना है बेटा 100 से, यही करना ना। ऑक्सीजन का वेट कितना है इस सैंपल के अंदर, देखो ऑक्सीजन का वेट कितना है 16 ग्राम, टोटल सैंपल कितना है 18 ग्राम और मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे 100 से। इसकी भी आप निकालोगे तो इसकी आपकी कितनी आ जाएगी, अरे 100 में से ये रह गया तो 88 पॉइंट आपका जो रह गया वो कितना आ गया 82%। ये आपकी परसेंटेज कंपोजिशन आ। अब इनका मतलब समझिए ये क्या है, आपको फॉर्मूला तो पता चल गया। कोई भी कंपाउंड दिया हुआ बेटा अगर किसी की भी निकालनी है ना, उस कंपाउंड का पहले मोलर मास कैलकुलेट कर लो। मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद जैसे मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, अब हाइड्रोजन की मास परसेंटेज निकालनी है तो इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन कितना था 2 ग्राम, डिवाइड में टोटल ये कंपाउंड कितना है 18 ग्राम और मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से ऑक्सीजन, लेकिन ये 100 से मल्टीप्लाई क्या मतलब है बेटा इसका, अब सुनिएगा। जैसे कि अब आपके पास हाइड्रोजन की मास परसेंटेज कितनी आई है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन की मास परसेंटेज आई है 11.2%। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब ये है बेटा, अब आपका ये जो वाटर है अगर मैं 100 ग्राम लूं, क्या लूं, अगर मैं वाटर को 100 ग्राम लूंगा, कितना लूंगा, परसेंटेज का मतलब है जो ये आपका H2O है, जो भी कंपाउंड होगा, यानी कि यहां पे H2O लिया है तो H2O, अगर मैं इसको 100 ग्राम लूं ना बेटा तो उसमें से हाइड्रोजन तो होगा 11.82 ग्राम और जो आपके पास ऑक्सीजन बच गया वो कितना होगा, कितनी मास परसेंटेज आई थी इसकी 88.82 ग्राम। बोलो बेटा समझ आया है नहीं आया। इसका मतलब ये होता है, ये परसेंटेज में चेंज करने का मतलब, परसेंटेज में चेंज करने का मतलब है हमने उस कंपाउंड को 100 ग्राम के अकॉर्डिंग बताया कितना होगा। अब आपका वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 ग्राम था, ऑक्सीजन 16 ग्राम। ये मास परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर मैं इस वाटर को 100 ग्राम लूं ना तो उसमें हाइड्रोजन 11.2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन कितना होगा 88.2 ग्राम होगा। ये मतलब होता है इस मास परसेंटेज का, यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन का, यानी कि उस कंपाउंड को मैं 100 ग्राम लूं तो उसमें हमारा हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये होता है परसेंटेज कंपोजिशन। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालने में। जैसे अब ये था आपको मास परसेंटेज हाइड्रोजन का निकाला तो हाइड्रोजन का वेट ऊपर, नीडेड टोटल वेट और मल्टीप्लाई किससे कर दो 100 से, ऐसे करते हैं बेटा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम और किसका लेते हैं, देखते हैं कोई ना कोई कंपाउंड ले लेते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने ग्लूकोज ले लिया बेटा, कितना ले लिया, ग्लूकोज लिया। ग्लूकोज के अंदर आपसे कह दिया जाए ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है C6H12O6। कार्बन की मास परसेंटेज निकालो, हाइड्रोजन की निकालो, ऑक्सीजन की निकालो, ये दे दिया जाए बेटा। सबसे पहले तो मास कैलकुलेट कर लो, मोलर मास इस कंपाउंड का। एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का कितना हो गया 72, प्लस करते लिखते रहो। एक हाइड्रोजन का 1, 12 हाइड्रोजन का कितना हो गया 12, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 6 का कितना हो गया बेटा 96। इतना आ गया बेटा समझ में, टोटल कितना हो गया 180 ग्राम। अब आप सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालो, बताओ भाई जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। बिल्कुल सिंपल है, कार्बन वेट डिवाइड में टोटल वेट और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे बेटा 100 से, कर लो फिर। कार्बन का वेट कितना है 72 ग्राम, डिवाइड में टोटल वेट कितना है कंपाउंड का 180 ग्राम और मल्टीप्लाई कितना कर देते हैं बेटा 100 से। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। अगर आप इसको सोल्व करने के बाद देखते हैं क्या आता है, मैं इसको सोल्व कर देता हूं, कैंसिल, और कहीं पे कुछ कैंसिल होता हो तो देखो, 9 दूनी 18, 9 8 72 हो गया, 2 कितना परसेंट आ गया बेटा 40% हो गया। अब दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन वेट डिवाइड में टोटल वेट और मल्टीप्लाई कितने से कर दो बेटा 100 से। हाइड्रोजन का वेट कितना है 12 ग्राम, डिवाइड में टोटल वेट कितना है 180 और मल्टीप्लाई कितना है बेटा 100। आप इसको भी सोल्व आउट कीजिएगा। अगर हम सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 × 18 कितना हो गया 20/3, यानी कि नियर अबाउट 6.66% आ गया बेटा। अब इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ आप किसकी निकालोगे, परसेंटेज कौन सा एलिमेंट रह गया
ऑक्सीजन। कैसे निकालोगे बेटा, देखते जाइएगा। ऊपर ऑक्सीजन वेट डिवाइड में टोटल वेट और मल्टीप्लाई कितने से करोगे बेटा, 100 कर दो। फिर ऑक्सीजन का वेट कितना है 96 डिवाइड में टोटल वेट कितना आपके पास 180 और मल्टीप्लाई कितने से करोगे 100 से। 16 अगर आप करोगे बेटा इसको तो आपके पास आएगा बेटा यहां पे 53.33%। ये आ गया बेटा, ठीक है, तीनों की निकाल दी मैंने। अब मतलब समझिएगा, इस कार्बन ग्लूकोज जो आपका है, ये ग्लूकोज मैंने लिया, इस ग्लूकोज के अंदर कार्बन आया 40%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ग्लूकोज का वेट जो 180 ग्राम था ना, अब हम 180 ग्राम नहीं, परसेंटेज लग गया। इसका मतलब यह है अगर मैं ग्लूकोज को 100 ग्राम लूं, कितना लूं बेटा 100 ग्राम, तो उसमें कार्बन कितना होगा 40 ग्राम होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 6.66 ग्राम होगा, और आपका ऑक्सीजन कितना होगा बेटा, ये रहा 53.33 ग्राम। इसलिए हम परसेंटेज में चेंज करते हैं बेटा। समझ आया या नहीं आया? तो परसेंटेज में चेंज करने का मतलब क्या है, अगर आप मास परसेंटेज में चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब ये है अगर आप उस कंपाउंड का वेट 100 ग्राम लोगे तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट कितने ग्राम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तीनों को जोड़ोगे तो कितना बनेगा आपके पास 100 ग्राम ही बनेगा बेटा। तो ये था आपका कंपाउंड, चाहे कितना भी वेट हो, हमने उसको किस में चेंज कर लिया बेटा, हमने उसको चेंज कर लिया 100 ग्राम के इक्वल। इसलिए हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग। तो परसेंटेज का मतलब आप 100 से मल्टीप्लाई आपके नंबर्स के परसेंटेज निकालने के लिए भी करते हो ना, वो इसीलिए करते हैं बेटा क्योंकि हमने क्या किया है, हमने जो मान लेते हैं, अब आप टोटल नंबर्स हैं 500 नंबर के आपके पेपर है 500 के, उसमें से आपने लिए 400, आप परसेंटेज निकाल देते हो। कैसे निकालते हो, मान लेते मैंने 400 लिए डिवाइड में टोटल 500 और मल्टीप्लाई 100, आपने लिख दिया 80%। इस 80% का मतलब क्या होता है बेटा, यही तो समझना जरूरी है आज तक तुम्हें, यही का इसका मतलब ये है अगर मैं जो हमारे टोटल नंबर 500 थे ना, उसकी जगह पे इनको हमने कितना कर दिया 100 नंबर, और जब 100 नंबर को देखते हैं तो उसमें से मेरे कितने नंबर आए हैं 80 नंबर आए हैं। तो परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया अब क्या है। अब देखो इसको फिर से देखो, आपके पास 500 नंबर के पेपर थे, आपके 5 100 नंबर के 500 आपने उनमें से लिए 400, आपने परसेंटेज निकाल दी 80%। आप बताते हो ना दूसरों को भी 80%। अरे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा ये है मैंने अब ये 500 नहीं रखे, अब मैंने इन सबको 100 नंबर का बना दिया परसेंटेज से। जब 100 नंबर के ये पेपर होंगे तो उनमें से मेरे कितने आए हैं 80 आए हैं, 80 आए हैं। इसका मतलब ये होता है परसेंटेज में चेंज करने का मतलब, हमने उसको 100 में चेंज कर लिया। नंबर है तो नंबर को चेंज कर लिया, मास है तो 100 ग्राम में चेंज कर लिया, वॉल्यूम है तो 100 ml में चेंज कर लिया। इस परसेंटेज का मतलब ये होता है। समझ आया या नहीं आया? ये था भी मास परसेंटेज, किसी भी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में निकालनी है, निकाल दोगे। फिर एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, उसको आप कीजिएगा फास्टली थोड़ा सा, फिर इसका क्या फायदा है उस फायदे को हम आगे देख के बढ़ेंगे। तो एक और एलिमेंट आपके पास है, एक और कौन सा है बेटा, CuSO4 है। कौन प्रेजेंट है, CuSO4 आपके पास है। CuSO4 में क्या कह रहा है बेटा, CuSO4 में कह रहा है आप कॉपर की, सल्फर की और ऑक्सीजन की निकालो मास परसेंटेज। तो बेटा आप निकालिएगा CuSO4 में कॉपर की मास परसेंटेज, सल्फर की, ऑक्सीजन की। मैं आपको सबका मास बता देता हूं। इसका मास में भी बेटा डाउट हो तो देख लेना, 63.5, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 4 का कितना हो गया 64, टोटल आएगा बेटा 159.5। अब मास परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल, कॉपर का वेट डिवाइड में टोटल वेट मल्टीप्लाई 100। कॉपर का वेट कितना है 63.5 डिवाइड में टोटल वेट कितना है 159.5 और मल्टीप्लाई कितने से करने बेटा 100। अरे सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, ऊपर सल्फर का वेट 32 डिवाइड में टोटल वेट 159.5 और मल्टीप्लाई कितना है 100। अब इसी तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, कैसे, ऑक्सीजन का वेट यानी कि इस सैंपल में ऑक्सीजन इतना है 64 ग्राम ऑक्सीजन है, 159.5 ग्राम जब हम CuSO4 लेंगे और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 100। सोल्व कर लेना बेटा, हो जाएगा। अब एक टाइप का क्वेश्चन और बोलता हूं आपको यहीं पे इसी के अंदर। क्या आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है अगर मेरे पास 100 ग्राम CuSO4 है,
अगर मेरे पास 100 ग्राम CuSO4 है तो इसमें कितना कॉपर प्रेजेंट है। दोबारा से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हाउ मच कॉपर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम CuSO4। 100 ग्राम जब मैं CuSO4 लूंगा तो उसमें कितना कॉपर प्रेजेंट है, या हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम CuSO4। ये मैंने 100 ग्राम लिया तो इसमें से कॉपर आप कितना निकाल सकते हो। तो देखिएगा कैसे, आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाइएगा, इस पे आ जाइएगा। इसका कितना होता है 63.5 प्लस में 32 प्लस में 1 का 16 4 का 64 प्लस इक्वल टू कितना है 159.5 ग्राम। अब देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, मैं ये लिख सकता हूं बेटा, जब मेरे पास 159.5 ग्राम CuSO4 होगा, इतने ग्राम CuSO4 होगा तो उसमें कॉपर कितना आप खुद ही बता दो। अरे मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने देखो ये प्लस ये इनका मास जोड़ा और ये टोटल मास आ गया। इस 159.5 ग्राम में कॉपर कितना है 63.5 ग्राम है या नहीं है। अरे ये जुड़ कहां से बना है, ये कॉपर के मास से, सल्फर के मास से और ऑक्सीजन के मास से जुड़ के बना है। तो यही करा है, जब 159.5 ग्राम CuSO4 होगा तो उसमें कॉपर कितना होगा बेटा 63.5 ग्राम होगा या नहीं होगा, यस और नो। अगर इसी तरीके से ये पूछे 159.5 ग्राम में सल्फर कितना, हम कहेंगे 32 ग्राम। 159.5 ग्राम में ऑक्सीजन कितना, हम कहेंगे 64 ग्राम। समझ आया या नहीं आया। तो अब 1 ग्राम अगर मैं CuSO4 लूंगा तो उसमें कॉपर कितना आएगा, ये 63.5 डिवाइड में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला 159.5 हो गया। अब मेरे पास CuSO4 गिवन कितना है, अगर मेरे पास 100 ग्राम CuSO4 गिवन है तो उसमें कॉपर कितना होगा निकाल दो, 63.5 डिवाइड में 159.5 और मल्टीप्लाई कितने से कर दे, 100 ग्राम दिया हुआ था। बोलो बेटा, ये ऊपर 100 मल्टीप्लाई में चल गया। इसमें कुछ समझ में आया नहीं आया, तो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप निकाल दोगे। ये था बेटा आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन। अब इस परसेंटेज कंपोजिशन से क्या कह रहा है अभी, परसेंटेज कंपोजिशन से हमें कुछ और कैलकुलेट करना होता है। तो वो देखिएगा क्या क्या आप परसेंटेज कंपोजिशन से कैलकुलेट कर सकते हो। तो परसेंटेज कंपोजिशन से ही जुड़ा हुआ है हमारा टॉपिक है इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होता है। हमारा जो टॉपिक है वो है इंपीरिकल फॉर्मूला। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है, और एक होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक क्या होता है इंपीरिकल फॉर्मूला। ये दो अभी ये क्या होते हैं, इंपीरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मुझे यही चेक करना है। तो आप देखिएगा इंपीरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, मान लेते हैं मेरे को यही कह दे, दोबारा से आ जाओ ग्लूकोज, मेरे से कह दे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, आपको याद भी होना चाहिए क्या होता है C6H12O6। यही होता है ना ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है जो हमें एग्जैक्टली ये बताएगा ग्लूकोज का ही, मान ले ग्लूकोज का पता करना है तो ये बताएगा ग्लूकोज में कौन कौन से एलिमेंट है और उनकी कितनी संख्या है। जैसे इस फॉर्मूले ने बता दिया भाई ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 है और ऑक्सीजन के भी कितने हैं 6 हैं। ये इसने एग्जैक्टली बता दिया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द फॉर्मूला which tell us about the exact number of atoms of different element present in the compound। क्या बताएगा, it is the formula which tell us about the exact number of atoms present in the कंपाउंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। किस किस एलिमेंट के कौन कौन से कितने एटम एग्जैक्टली प्रेजेंट है वो जो बताता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोला जाता है। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन के अंदर क्या बता दिया भाई 6 कार्बन होते हैं और 6 क्या होते हैं हाइड्रोजन। पता कर लिया या नहीं कर लिया, ये होता है बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको हम शॉर्ट लिस्टेड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कैसे, अब ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने 6। इन तीनों की कोई रेशो बन रही है बेटा 6 1, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। इनकी सिंपल रेशो बना दी। क्या बना दी, सिंपल रेशो। सिंपल रेशो बना के तो नया फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 1। हो गए या नहीं हो गए। तो ये किसका बन गया, ग्लूकोज की सिंपल रेशो बना दी। तो ये ग्लूकोज के ये इंपीरिकल फॉर्मूला कहलाता है।
ये क्या कहलाता है? इंपिरिकल। अब सुनिए इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला जो हमें ये बताएगा किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट के एटम जो वो किस रेशो में प्रेजेंट है। It is the formula which tell us about the ratio of atoms of different element present in a compound। ये हमें रेशो बताता है कौन कौन से एलिमेंट की कितनी रेशो है। एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। एग्जैक्टली नंबर तो कौन बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ने बताए थे, ग्लूकोज में कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। लेकिन इसने क्या बता दिया? इसने तो बता दिया जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो 1:2:1 की रेशो में प्रेजेंट है। वो किस में प्रेजेंट है? 1:2:1। एग्जैक्ट नहीं बताएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला हमें किसी भी कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है उनके हमें क्या बताएगा? रेशियो बताएगा, वो किस रेशियो में प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लूकोज का ये बन गया। अब मैं इस बेंजीन को उठाता हूं। इस बेंजीन को उठाइएगा। बेंजीन क्या है? C6H6। इसका मैं फॉर्मूला बनाऊं, इंपिरिकल फॉर्मूला कैंसिल हो रहा है तो कार्बन भी 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन किस रेशो में? 1:1। तो ये क्या है? ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है। तो इंपिरिकल फॉर्मूले ने बता दिया बेंजीन के अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो किस रेशो में है? 1:1। यानी कि वो 6, 7 कितने भी हो हमें नहीं पता, लेकिन उन कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशो निकलेगी वो क्या आएगी? 1:1 आएगी। ये होता है बेटा इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच टेल अस अबाउट द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। इंपिरिकल फॉर्मूला विच टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट in a compound, that is known as molecular formula। एग्जैक्ट नंबर बताएगा एटम्स की, डिफरेंट एलिमेंट की, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो रेशियो बताएगा उसे हम क्या नाम देते हैं? इंपिरिकल फॉर्मूला। बोलो बेटा समझ आया है नहीं आया? जैसे इसने ग्लूकोज का इंपिरिकल फॉर्मूला ये बना दिया, बेंजीन का ये बना दिया, इसने बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन किस रेशियो में 1:1, और इसने बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशो में? 1:2:1 रेशो में। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं आपको दोनों की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बन गई? इट इज द फॉर्मूला विच टेल अस अबाउट द रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, about the ratio of atom of different element present in a compound। डाल लिया बेटा? ये तो है इंपिरिकल फॉर्मूले की। हो गया। अब आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की क्या थी? सिर्फ टेल अस अबाउट द रेशियो नहीं, अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। एग्जैक्ट नंबर बाकी सेम है। अब ये डेफिनेशन किसकी बन गई? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। हो जाएगा। ये था बेटा इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम देखेंगे इंपिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल, और बाकी जो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल है, मोल कंसेप्ट और इस इंपिरिकल फॉर्मूले के दोनों के न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। आप सोल्व करोगे, नहीं आते तो फिर मेरे से डिस्कस करोगे। मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा जरूर से। ये देखिएगा इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल को सुनते जाइएगा बेटा, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हम इंपिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल देखते जाइएगा। पहले आपका बनता है इंपिरिकल फॉर्मूला। तो इंपिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले एक कंपाउंड लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा। हमारे पास क्या रहा है भाई? एक कंपाउंड है कोई भी जिसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट है 4.07%। कितना प्रेजेंट है? 4.07%। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं 4.07%, कार्बन जो है वो प्रेजेंट है 24.27%। कितना प्रेजेंट है? 24.27%। और क्लोरीन जो आपका है वो प्रेजेंट है बेटा 71.65%। ये है बेटा, ये कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन है, कार्बन और क्लोरीन है, परसेंटेज में प्रेजेंट है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब किसी कंपाउंड के एलिमेंट की परसेंटेज दे रखी हो, इसका मतलब उस कंपाउंड का वेट हमने कितना बना रखा है? 100 ग्राम। तो लेट, अब आपको लिखना पड़ेगा लेट कंपाउंड मास कितना हो गया बेटा? परसेंटेज में दिया हुआ तो कितना हो गया? 100 ग्राम। उस 100 ग्राम में से
जो हाइड्रोजन है उसका कितना ग्राम हो गया बेटा 4.07 ग्राम हो गया या नहीं हो गया। कार्बन का कितना हो गया 24.27 ग्राम और जो आपका क्लोरीन है वो कितना हो गया 71.65 ग्राम। बताया था ये बेटा, ये मैंने बताया था परसेंटेज में हम क्यों चेंज करते हैं। हमने उस कंपाउंड का वेट 100 ग्राम ले लिया है, इसका मतलब ये है उस 100 ग्राम में जैसे हाइड्रोजन की इतनी परसेंट आई तो इतने ग्राम है, कार्बन की इतनी परसेंट आई तो इतने ग्राम और क्लोरीन की इतनी परसेंट आई तो इतने ग्राम। इतना ये फर्स्ट स्टेप था भाई, ये आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको ग्राम में चेंज कर लो। अब डिफरेंट स्टेप रियल में फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप यहां से स्टार्ट होता है। आपका पहला स्टेप क्या होता है, यहां पे स्टार्ट होता है। वैसे इसको भी आप फर्स्ट स्टेप नाम दे सकते हो या इसको स्टेप 1 नाम दे दो बेटा। क्या नाम किया हमने, परसेंटेज को कन्वर्ट किया किसमें, ग्राम में। तो आप लिखो इसके नीचे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ग्राम, ये पहला स्टेप है। कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू ग्राम, परसेंटेज को मैंने किस में चेंज कर लिया, ग्राम में। क्यों किया मैं पहले ही बता चुका हूं जब मैंने परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक करवाया था। हो गया या नहीं हो गया बेटा ये, तो ये पहला स्टेप। अब स्टेप 2 पे आइए। स्टेप 2 क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मोल्स। क्या है अभी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मोल्स। आप मोल्स बनाओगे बेटा, कैसे बनाओगे देखते जाइएगा मोल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको किसके मोल्स बनाने हैं, हाइड्रोजन के। तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के मोल्स कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन का वेट आपको मोल्स कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, गिवन वेट डिवाइड में इसका एटॉमिक मास। हो गया, इसके बन गए कितने आगे 4.07 ये आगे। अब आप कार्बन के मोल्स बनाइए, कैसे बनाओगे, कार्बन का वेट डिवाइड में इसका एटॉमिक मास। कार्बन का वेट 24.27 डिवाइड में कितना है होता है इसका एटॉमिक मास 12 होता है। इसका एटॉमिक मास 12 है तो आपके पास जो आएगा इसको सोल्व कर लेना बेटा 2.021 आएगा, ये आ गया। हो गया। अब आप मोल्स किसके बनाओगे, क्लोरीन के। क्लोरीन के मोल्स बनाओ, क्लोरीन का वेट डिवाइड में क्या करूंगा बेटा, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, कितने आ गए आपके पास 2.021। बोलो बेटा 2 स्टेप समझ आए या नहीं आए। तो 2 स्टेप तक हम कर चुके हैं, इसमें कुछ पूछना हो तो बोलो, आपके पास कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो। पहला स्टेप क्या था, परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर लिया। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ मोल्स, हमने मोल्स बना लिए, बन गया इतना, ये मोल्स आपके बन गए। अब थर्ड स्टेप पे चलिएगा। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है जो ये मोल्स आए हैं ना आपके, इनमें एक ये आया हाइड्रोजन के मोल, ये कार्बन के, ये क्लोरीन के। सबसे कम मोल्स किसके हैं, सबसे कम मोल इन दोनों के हैं, बराबर है। जो भी सबसे कम मोल्स है ना उसका यूज करो और इन तीनों मोल्स को उससे डिवाइड कर दो। क्या कर दें, उससे डिवाइड कर दो। क्या करोगे, उससे डिवाइड करोगे। तो आप डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगी आपके पास, मोलर रेशो बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मोलर रेशो। तो ये आपका काम क्या होता है, मोलर रेशो बनाना। तो मोलर रेशो क्या लिखोगे, डिवाइडिंग ऑल द मोल्स बाय द लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स टू फॉर्म मोलर रेशो। डिवाइड ऑल द मोल्स बाय लोअर नंबर ऑफ मोल्स टू फॉर्म मोलर रेशो। डाल लिया। सबसे पहले मैंने कार्बन की बनाई, कितने हैं, सॉरी हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल्स आए थे 4.07, कितने से डिवाइड करूंगा, सबसे कम मोल्स ये वाले 2.021 आ गया बेटा। नियर अबाउट आएगा बेटा ये 2, कितना आएगा, नियर अबाउट 2 आएगा। दूसरा मैंने कार्बन के मोल्स कितने हैं 2.021 और डिवाइड भी कितने से करना है 2.021, क्योंकि सबसे कम मोल्स यही है तो इसका कितना आ गया 1। क्लोरीन का भी वही है 2.021 ये, और डिवाइड भी कितने से करना है 2.021, कितने आ गए बेटा, इसके भी 1। ये था भी थर्ड स्टेप। देखो फिर से ग्राम में चेंज किया, मोल्स बनाए और जो सबसे कम मोल्स थे उससे डिवाइड कर दिया, मोलर रेशियो हो गया बेटा। अब ये जो मोलर रेशियो है, हाइड्रोजन आए 2, कार्बन आया 1, क्लोरीन भी कितने आए, ये आ गए आपके मोल्स। हो गया। अगर आपके पास इनमें कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं है, यानी कि कोई डेसिमल वाली क्वांटिटी नहीं है, अगर कोई डेसिमल वाली क्वांटिटी नहीं है तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डेसिमल आ भी जाए तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब, ठीक है, उसके अंदर आपको अच्छे से। लेकिन अब इसमें कोई डेसिमल नहीं आया है तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या बना, इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया बेटा, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन भी कितना बना 1 है। ये आपका क्या बन गया बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया। तो जो भी आपकी मोलर रेशियो आती है वो क्या बनता है, आपका इंपीरिकल फॉर्मूला बनता है। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो, ये बन गया आपका इंपीरिकल फॉर्मूला।
इतना बनने के बाद आप एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला बनने के बाद आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बनाना है। तो पहले आपका बनेगा इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला बनने के बाद आगे देखिएगा, ये जो आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना बेटा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें एक चीज और छोड़ रखी है। इन्होंने दिया हुआ है एक और, क्या दिया हुआ है वो और देख लीजिएगा। इन्होंने दिया हुआ है इसका मोलर मास, जो ये कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है, इसका मोलर मास दिया हुआ है। और मोलर मास इन्होंने कितना दिया हुआ है? मोलर मास दिया हुआ बेटा इन्होंने 99। कितना दिया हुआ बेटा? मोलर मास इन्होंने दिया हुआ 99 ग्राम दिया हुआ, ये इसका मोलर मास। ये भी क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। तो इंपिरिकल फॉर्मूले तक पहुंच गए बेटा। इंपिरिकल फॉर्मूले तक पहुंचने के बाद इंपिरिकल फॉर्मूला जो आया है, इसका जो मास होता है उसे बोलते हैं इंपिरिकल मास। इसको हम क्या नाम देते हैं? इंपिरिकल मास। निकालो, कैसे निकालोगे? अरे दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का, एक दो हाइड्रोजन का कितना होगा? 2, प्लस में एक कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तीनों को जोड़ो, अगर जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से बनेगा 49.5 ग्राम। बोलो बेटा इतना समझ में आया या नहीं आया? तो इंपिरिकल फॉर्मूला जो आया उससे मैंने मास बना दिया, उस मास को मैंने क्या नाम दे दिया? इंपिरिकल मास। इतना कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, किसी का भी कर दो, फिर रफ हो गया। इंपिरिकल मास बनने के बाद आपने क्या किया? मैं इस स्टेप को खत्म कर देता हूं क्योंकि ये तो बहुत इजी था। इंपिरिकल मास बनने के बाद देखिए क्या करना आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए। उसके लिए आपको निकालना होता है बेटा एक एन फैक्टर। क्या निकालना होता है? एन फैक्टर। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिएगा। एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइड में इंपिरिकल मास। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? मोलर मास डिवाइड में इंपिरिकल मास। ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। मोलर मास डिवाइड में क्या होता है? इंपिरिकल मास। मोलर मास कितना आपका है? मोलर मास आपका दिया हुआ, ये दिया हुआ 99, डिवाइड में इंपिरिकल मास आपका कितना है? 49.5। वो आया था ना, ये दिया हुआ है। तो आपका एन फैक्टर कितना आ गया? 2। कितना आ गया बेटा? एन फैक्टर आ गया 2। तो ये आपका एन फैक्टर था। एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला मोलर मास डिवाइड में इंपिरिकल मास। अरे आगे हम 5-7 न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। एक बार यहां पे अच्छे से समझ लो। आ गया एन फैक्टर 2। अब देखो एन फैक्टर का एक और फॉर्मूला होता है, एन फैक्टर इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड में इंपिरिकल मास। मोलर मास की जगह आप ले सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इंपिरिकल मास की जगह आप क्या ले सकते हो? इंपिरिकल फॉर्मूला। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है भाई। तो आपको एन फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला ये है, पहला फॉर्मूला ये। हमने मास वाला यूज कर लिया, ये नहीं किया। देखो इसमें क्या करना, एन फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है 2 इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है, और अपॉन में इंपिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? ये आया हुआ हाइड्रोजन 2, कार्बन 1 और क्लोरीन भी कितना आया हुआ था? 1। अब आपको बनाना क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अरे बना दो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या करें? इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले आए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो क्या आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई क्या क्या आ गया? हाइड्रोजन 2 थे, क्लोरीन 1 था, और कार्बन भी कितने थे? 1 थे। कोई ना, वो आगे पीछे आपका कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन 1 है, कार्बन 1 है। अब क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इनको कर दो मल्टीप्लाई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू हाइड्रोजन हो गए 4, क्लोरीन हो गए 2, और आपके कार्बन भी कितने हो गए? 2। ये था बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने का फॉर्मूला। बोलो बेटा इसमें कुछ समझ में आया या नहीं आया? एक बार फिर से सुनते जाइएगा। क्या किया मैंने? सबसे पहले परसेंटेज दी हुई थी। पहला स्टेप क्या था? इन परसेंटेज को ग्राम में चेंज कर लिया, हो गया। दूसरा स्टेप क्या था? इन सबके मोल्स बना लिए, बन गए। फिर जो सबसे कम मोल्स थे उनसे सभी को डिवाइड कर दिया ताकि मोलर रेशो बन जाए, ये भी बन गया था। उसमें जो रेशो आई उसको मैंने इंपिरिकल फॉर्मूला, हाइड्रोजन 2 आए तो 2 लिख दिए, कार्बन 1 आया, क्लोरीन 1 आया, लिख दिया इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूले का जो मास है वो इंपिरिकल मास, मोलर मास आपको दिया हुआ। तो फिर एन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास डिवाइड इंपिरिकल मास। मोलर मास 99, इंपिरिकल मास 49.5। सोल्व हो गया, कितना आ गया? 2। अब आपके पास एन फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड में इंपिरिकल फॉर्मूला। अरे कहां से? मोलर मास किसका होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का। इंपिरिकल मास किसका होता है? इंपिरिकल फॉर्मूले का। तो ये दोनों फॉर्मूले सेम है, याद रखने का तरीका। अब क्या है? एन फैक्टर 2 आया है, रख दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे कैलकुलेट करना, और इंपिरिकल फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी आया हुआ है, इसको इधर लेके आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा।
कर लो। तो अगर आपको समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। और लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा बेटा। अब डेली आपको वीडियो मेरे मिलती रहेंगी आपको 11th क्लास की। अब जैसे ये चल रहा है, फिर हम कंटिन्यू सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, आपको पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।